एक गांव में एक भाई और बहन रहा करते थे। भाई एक गैरेज में काम किया करता था। उसका वेतन सिर्फ 100 रुपए था। इतने कम वेतन में एक महीने का राशन भी नहीं आ पाता था। फिर भी वो दोनों उस पैसे से ही गुजारा करते थे। उनके पास न ढंग के कपड़े थे और ना ही घर था। इस कारण लोग उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन राजू अपने गैरेज में काम कर रहा था। अरे राजू, जब देखो तब तू एक ही कपड़े पहनकर काम करता है। क्या तेरे पास कपड़े नहीं है? देख, तेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। क्या करूं भाई, इस गैरेज में काम करने के लिए मुझे 100 रुपए महीने के मिलते हैं। मैं 100 रुपए में कपड़े खरीदूं या घर चलाऊं? अगर तुझे 100 रुपए ही मिलते हैं तो तू अपने मालिक से एक पगार बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहता? मैंने मालिक से कहा था कि मेरी पगार बढ़ा दो, पर उन्होंने मना कर दिया। इतने पैसे में मैं अपने घर को ढंग से राशन तक नहीं दे पाता। और राजू इतना कहकर काम निपटाकर अपने टूटे फूटे घर चला जाता है, जहां उसकी बहन खुशी उसका इंतजार कर रही थी। भैया तुम आ गए, अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। कल का बचा कुचा बासी खाना मैंने तुम्हारे लिए रखा है, आकर खा लो। फिर तुम क्या खाओगी? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। वो तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं नहीं भैया, चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। ना जाने हम दोनों कब तक बासी खाना खाते रहेंगे। और वो दोनों बचा हुआ बासी खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह, भैया हमारे पास तो राशन ही नहीं है, आज मैं खाना क्या बनाऊंगी? तू परेशान ना हो, मैं अभी जाकर मालिक से कहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दे। उस पैसे से मैं घर का राशन ले आऊंगा। ठीक है भैया, पर जल्दी आना। राजू गैरेज जाता है, जहाँ वो अपने मालिक से कहता है, मालिक, आप मुझे मेरे महीने के पैसे अभी दे दीजिए, क्योंकि मुझे घर का राशन लाना है। क्या कहा? पैसे? तुझे मैं इतनी जल्दी पैसे दे दूं? एक तो ढंग का काम नहीं करता और एडवांस पैसे मांग रहा है। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। मेरे घर में राशन खत्म हो चुका है। मेरी बहन भूखी है मालिक। राजू के बहुत कहने के बाद भी मालिक उसे पैसे नहीं देता और डांट कर भगा देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बहन बहुत भूखी है। आज मैं अपनी बहन को क्या दूं? जब वो घर जाता है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया पता है, आज मेरी दोस्त बिरयानी खा रही थी। मैं जानती हूँ भैया कि तुम बिरयानी बहुत ही अच्छी बनाते हो। क्या तुम मेरे लिए बिरयानी बनाओगे? खुशी, बिरयानी बनाने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बिरयानी का सामान ला सकूं। खुशी उदास होकर राजू से कहती है, कोई बात नहीं भैया, रहने दो, मैं कभी और खा लूंगी। इतना कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है। राजू को बहुत बुरा लगता है और राजू खुद से कहता है, हे भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मैं अपनी बहन की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुशी को मना नहीं करना चाहिए था। वैसे पंकज ने कहा था कि कुछ दिक्कत होगी तो मुझे कहना, मैं उससे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और खुशी के लिए बिरयानी बना देता हूँ। राजू पंकज के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगता है, जहाँ पंकज राजू से कहता है, भाई मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए हैं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उन्हीं के इलाज में लग गई। कोई बात नहीं पंकज, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। राजू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है एक बूढ़ी औरत भारी झोला नहीं उठा पा रही होती है। राजू उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अरे बूढ़ी माँ, लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप इतना भारी झोला नहीं उठा पाओगी। नहीं बेटा, मैं उठा लूंगी। नहीं बूढ़ी माँ, लाओ आप अपने घर का रास्ता बता दो, मैं अभी वहाँ पहुँचा देता हूँ। बूढ़ी औरत वो झोला राजू को दे देती है और राजू उनकी बताई हुई जगह पर ले जाता है और कहता है, ठीक है बूढ़ी माँ, मैं चलता हूँ। जरा रुको बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम उदास हो। कोई बात है तो मुझसे कहो। मेरा नाम राजू है। अब क्या बताऊँ बूढ़ी माँ, मेरी बहन को बिरयानी खानी है और मैं बिरयानी बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपनी बहन की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। बेटा, तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये बोलकर बूढ़ी औरत अपने झोले से एक कढ़ाई निकालती है और राजू से कहती है, ये लो राजू, ये एक जादुई कढ़ाई है। इस कढ़ाई से तुम बिरयानी बना सकते हो। जब तुम इस जादुई कढ़ाई को चूल्हे पर रखोगे तो बिरयानी खुद व खुद बन जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। राजू धन्यवाद बोलकर अपनी बहन के पास जाता है और ये सारी बातें अपनी बहन से कहता है। फिर राजू चूल्हा जलाकर वो कढ़ाई चूल्हे पर रखता है। देखते ही देखते उस जादुई कढ़ाई से जादुई बिरयानी बन जाती है। अरे वाह भैया, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो सच में जादुई बिरयानी बन गई है। भैया तुम बुरा न मानो,
तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। भैया, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बिरयानी की दुकान खोल लो, ये जादुई बिरयानी बेचो, क्योंकि गैरेज में तो इतने पैसे भी नहीं मिलते। मुझे लगता है कि बिरयानी की दुकान से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अरे हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर दोनों भाई बहन बाजार में एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर वहाँ उस कढ़ाई से जादुई बिरयानी बेचना शुरू करते हैं। वो जादुई बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है, इसलिए बिरयानी खाने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। देखा भैया, पहले ही दिन से हमारी जादुई बिरयानी खाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। हाँ खुशी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो, यहाँ तो और भीड़ बढ़ती जा रही है। और इस तरह राजू की जादुई बिरयानी गांव-गांव में मशहूर हो गई और रोज राजू के पास बिरयानी खाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगने लगी। देखते ही देखते जादुई बिरयानी के कारण राजू और उसकी बहन अमीर हो गए और अब राजू को उस गैरेज में काम नहीं करना पड़ता था। उन पैसों से राजू एक अच्छा सा घर खरीद लेता है, जहाँ राजू और उसकी बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोपी नाम का एक आदमी था। गोपी के गांव में एक जादुई नदी थी। लोगों का कहना था जादुई नदी सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। यही सुनकर गोपी भी जादुई नदी की ओर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी उसे जादुई नदी नहीं मिली। पता नहीं जादुई नदी कहाँ है। दूर दूर तक तो मुझे कोई भी नदी नहीं दिख रही। थक कर गोपी वापस अपने घर जाता है और अगले दिन गांव का एक आदमी जिसका नाम छगन था, उससे बात करता है। भाई लोग कहते हैं जादुई नदी है हमारे गांव में, और उस जादुई नदी से जो मांगो वो मिलता है। मगर कल जब मैं जादुई नदी ढूंढने गया तो मुझे कोई जादुई नदी नहीं मिली। अरे गोपू, तू भी क्या गांव वालों की बात में आता है। ये सब झूठ है, किसी ने अफवाह फैला दी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओहो, तो ऐसी बात है। मैं भी पागल ही हूँ, जादुई नदी ढूंढने निकल पड़ा। अच्छा चल, अब तूने बता दिया है तो मैं वापस कभी जादुई नदी ढूंढने नहीं जाऊंगा। गोपी जादुई नदी के बारे में भूल जाता है और अपने काम में लग जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने आता है और लकड़ी काटकर गांव में बेचने लगता है। जहां बैठकर गोपी लकड़ी बेच रहा था, वहीं एक आदमी आता है। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गोपी है। बोलिए क्या बात है? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक छोटा सा दुकान है, तुम्हें वहीं लकड़ियाँ पहुँचाना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर लकड़ियाँ पहुँचा दूंगा। अगले दिन गोपी ढेर सारी लकड़ियाँ काटता है और उस आदमी के बताए रास्ते पर जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर गोपी को एक छोटा सा दुकान दिख जाता है। दुकान के आसपास बहुत भीड़ भाड़ दिखती है। अरे वाह, तुम आ गए, चलो अच्छा है, सही समय पर आए हो। आज मेरे दुकान का पहला दिन है, इसीलिए पूजा है और कई लोगों को खाने पर बुलाया है। आज लकड़ी बहुत लगने वाली है। जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अब आ ही गए हो तो क्यों ना खाना खाकर ही जाओ। गोपी रुक जाता है। पूजा खत्म होते और खाना खाते गोपी को बहुत देरी हो जाती है। अंधेरा भी हो चुका था। वो वहाँ से निकल जाता है और घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे पानी की आवाज आती है। आवाज ऐसी थी मानो आसपास कोई झरना हो। गोपी उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ बहुत रफ्तार में एक जगह से पानी गिर रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी अचानक वो पानी गिरते गिरते एक नदी में बदल जाता है। ये देख गोपी हैरान रह जाता है। अरे ये तो नदी में बदल गया, चमत्कार हो गया। वो नदी गोपी को कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पानी की आवाज आई तो मैं यहाँ तक आ गया इसे देखने। मैं जादुई नदी हूँ, मैं सभी को दिखाई नहीं देती। जब मेरा मन करता है तभी मैं आती हूँ। अच्छा, तो आप ही हो जादुई नदी जिसकी बातें गांव वाले करते हैं? हाँ, बहुत सालों पहले मैं सभी को दिखाई देती थी, मगर अब मैं सभी को दिखाई नहीं देती। तुम दिल के अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। गांव वाले कहते हैं आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ जरूर,
मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। बताओ क्या चाहिए? मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूँ। एक दिन नहीं, हर रोज दूंगी। मगर ये बताओ, क्या तुम उस धन से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं सबकी मदद करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम नदी के अंदर आ जाओ और जितना धन चाहिए उतना धन लेकर जाओ। गोपी नदी के अंदर जाता है और ढेर सारा धन निकालकर एक बोरे में रख लेता है और उसे लेकर बाहर आता है। तुम जब चाहो तब जादुई नदी में आ सकते हो, मगर उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम यहाँ आकर जब वो मंत्र पढ़ोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। अगर ये मंत्र तुमने किसी के सामने बोल दिया तो उसी वक्त तुम ये मंत्र भूल जाओगे और सामने वाले आदमी को ये मंत्र याद हो जाएगा। तुम कितना भी चाहो मंत्र नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जादुई नदी से धन पाकर गोपी बहुत अमीर बन जाता है और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। ये सब जादुई नदी की जादू से ही संभव हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी कुछ हफ्तों बाद वापस जादुई नदी के पास जाता है और वही मंत्र पढ़ता है जो जादुई नदी ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही जादुई नदी गोपी के सामने आ जाती है। गोपी जादुई नदी के अंदर जाता है और धन लेकर वापस घर आ जाता है। छगन हर रोज गोपी पर नजर रखने लगता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था गोपी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन छगन गोपी को धन लेकर आते देख लेता है। अरे ये आखिर इतना धन लेकर आता कहाँ से है? पता तो करना ही पड़ेगा, मगर इतनी आसानी से तो ये कुछ भी नहीं बताने वाला। छगन अगले दिन गोपी के घर आता है। भाई चल, बहुत दिन हो गए, हमने साथ मिलकर कुछ खाया पिया नहीं है। अच्छा चल। छगन गोपी को अपने घर लेकर आता है और खाने में नशा मिला देता है। गोपी नशे में आ चुका था, उसके खुद का होश भी नहीं था। यही सही समय है इससे सच्चाई निकलवाने का। अरे ये सब तो जादुई नदी का कमाल है। अरे वाह भाई, मुझे भी बता जादुई नदी कहाँ है, मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि वो नदी सबके बोलने पर नहीं आती। मेरे पास एक मंत्र है और उसी मंत्र के सहारे वो जादुई नदी मेरे पास आती है। भाई मुझे भी बता वो मंत्र क्या है। गोपी वो मंत्र बोल देता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है छगन को वो मंत्र याद हो जाता है। अगले दिन जब गोपी को होश आया उसे कुछ भी याद नहीं था। छगन वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी से धन लेकर चला जाता है। जब गोपी जादुई नदी के पास आता है तो उसे मंत्र याद ही नहीं आता है। अरे मैं वो मंत्र भूल कैसे गया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जरूर किसी ने मुझसे वो मंत्र निकलवाया है और अब वो मंत्र को जानता है, मगर मैं नहीं। गोपी बहुत रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। गोपी देखता है छगन हर रोज नई नई चीजें खरीद रहा। ये देख उसे छगन पर शक होता है। वो छगन का पीछा करता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये सब छगन का काम है। लगता है उस दिन खाना खिलाने के बहाने उसने ये सब किया। अब मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूँगा। गोपी चुपके से छगन के घर में घुस जाता है और उसके बनाए खाने में नशा मिला देता है। जब छगन खाना खा लेता है तब गोपी उसके पास आता है। बता भाई, नशा मिलाकर तूने मुझसे मंत्र निकलवा लिया था ना? अरे हाँ भाई, तुझे कैसे पता चला? ये बता, कौन सा मंत्र मैंने बोला था? छगन मंत्र बोल देता है और अब वो मंत्र गोपी को याद हो जाता है और छगन वो मंत्र भूल जाता है। अगले दिन गोपी वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी को सारी बातें बताता है। वही मैं सोच रही थी, तुमने उसे मंत्र कैसे बता दिया? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। जादुई नदी गोपी को एक ऐसा मंत्र बताती है जो गोपी कभी न भूल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गोपी छगन के पास जाकर सारी बातें बताता है। भाई माफ कर दे मुझे। नहीं छगन, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे आसपास भी कभी मत आना, और अब तू चाहकर भी मुझसे वो मंत्र नहीं चुरा सकता। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कभी वापस छगन से नहीं मिलता है। गरीबों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगता है। एक गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। मुरारी के पास एक अस्तबल था। उस अस्तबल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत घोड़े थे। मुरारी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जल्दी जल्दी इन्हें चारा दे देता हूँ, बेचारे भूखे होंगे। मुरारी उन्हें चारा खिलाकर गांव में घूमने निकल जाता है। राशन खत्म हो गया था, इसलिए वो राशन लेने एक दुकान के पास आता है। वहाँ दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे मंटू, क्या करूं? तू ही बता, मेरी गाय तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अरे पिंटू, तू चिंता क्यों करता है? जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तेरी गाय को ले ले। मुरारी उनकी बातें सुन कहता है, जी आप लोग किस गाय की बात कर रहे हैं? अरे भैया जी, मेरे पास एक गाय है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसे कहाँ रखूं? क्यों, तुम्हारे घर में जगह नहीं बची है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और यहाँ की अपनी जमीन और घर बेच रहा हूँ। गाय भी बेचना चाहता हूँ, मगर कोई ले ही नहीं रहा है। मगर ऐसा क्यों? गांव में तो बहुत लोगों को गाय की जरूरत होती है। जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गाय भी खरीद लेगा। नहीं भैया जी, मेरी गाय कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मेरी गाय माँ नहीं बन सकती और दूध भी बहुत कम ही देती है। कोई भी ऐसा गाय लेकर क्या करेगा? वो तो पिताजी ने उसे पाला था, इसीलिए मैंने भी इतने दिन से उसे पाल रहा हूँ, मगर अब उसका कोई काम नहीं है। ये सुन मुरारी को बहुत दुख पहुँचता है। वो सोचता है, अरे इसमें उस बेचारी गाय का क्या गलती है? कोई उसे नहीं लेना चाह रहा है तो? यही सोचकर वो पिंटू से कहता है, क्या मैं एक बार तुम्हारी गाय को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अभी ही चलिए। मुरारी पिंटू के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे की लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तू तो बहुत ही प्यारी है, मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। बोल, तुझे पसंद आया ना तेरा नाम? गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है और मुरारी को प्यार करने लगती है। काश तू मुझे पहले मिलती। मुरारी अपने घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखता था और अपनी गाय का भी। धीरे धीरे मुरारी को प्यारी से बहुत लगाव हो जाता है। प्यारी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, खुशियां ही खुशियां हैं। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जितने लोग मुरारी से मिलने आते, सभी मुरारी का मजाक उड़ाकर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन मुरारी का दोस्त चंद्रकांत मुरारी के घर आता है। अरे भाई मुरारी, मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, मगर तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं नहीं समझा। अरे पागल, तू ऐसी गाय क्यों अपने साथ रखे हुए है जो दूध तक अच्छे से नहीं देती है और ये माँ भी नहीं बन सकती? फिर इसे रखकर क्या करेगा? तेरा कितना समय इसके पीछे चला जाता है। उतने समय में तो तू बहुत काम कर सकता है। ये सुन मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है। चंद्रकांत, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। मुझे लगता था भले ही पूरा गांव मेरे खिलाफ हो, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मगर आज तूने भी ऐसी बात कर दी। तुझे दिखता नहीं
मैं प्यारी से कितना प्यार करता हूँ, और प्यारी की और देख, वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। माना कि वो माँ नहीं बन सकती, माना कि वो दूध नहीं दे सकती, इसका मतलब मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अरे अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, मैं जा रहा हूँ। सोचा दोस्त होने के नाते समझा देता हूँ, मगर तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है भाई। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है और मुरारी प्यारी को गले से लगाकर रोने लगता है। कोई भी तुझे समझ नहीं रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ और कभी तुझे खुद से अलग नहीं करूँगा। गांव में एक तांत्रिक आता है और सभी के घरों में घूम घूम कर उन्हें आगे भविष्य के बारे में बताता है। मुरारी के घर के पास आकर कहता है, आओ बच्चे, बाहर आओ, पूछो क्या पूछना है। मुरारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक को वापस चले जाने को कहता है। ये बच्चे, तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? जी, मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुन तांत्रिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक देखता है कि मुरारी गाय की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये सोचकर तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये गाय इस गांव के लिए अभिशाप है। सुनो 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 गांव वालों, अगर ये गाय इस गांव में रही तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये सुन गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मुरारी से कहते हैं गाय को गांव से बाहर कहीं दूर छोड़ाने के लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके यहाँ रहने से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुरारी की बात नहीं सुनते और गाय को गांव से बाहर छोड़कर आने की जिद करने लगते हैं। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं खुद ही अपनी प्यारी और अपने घोड़े को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गांव वाले मान जाते हैं। उसी दिन मुरारी अपने घोड़े और अपनी गाय प्यारी को लेकर गांव से निकल जाता है। गांव से बाहर आने के बाद उसे एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहां वो रह सके। अब मैं इन्हें लेकर कहां जाऊं? कोई भी हमें नहीं रखना चाह रहा है। घूमते घूमते रात हो जाती है। मुरारी थककर एक और बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। बिजली भी कड़कने लगती है। तभी आसमान से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। प्यारी उस चमकीले पत्थर को खा जाती है। प्यारी, चल वहां चलकर गोबर कर ले, फिर हम वापस से घर ढूंढने चलते हैं। प्यारी गोबर कर लेती है। जैसे ही प्यारी गोबर करके आती है, तभी वहां से बहुत चमकीली रोशनी आने लगती है। वहां चमकती हुई चीज क्या है? जब मुरारी वहां जाता है तो देखता है प्यारी ने जहां गोबर किया है वो गोबर सोने के गोबर में बदल गया है। ये देख मुरारी हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? सोने की गोबर? प्यारी, ये देख, तूने सोने की गोबर की है। मुरारी सोने को ले लेता है और उसे बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उससे एक नया घर खरीद लेता है और वहां अपने घोड़ों को और प्यारी को रखता है। अगले दिन भी प्यारी सोने का गोबर करती है। ये देख मुरारी खुश हो जाता है। तभी प्यारी कहती है, मुरारी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब चीज देने का जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्यारी, तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी। तुम मुझे सोना दो या ना दो, तुम तो हमेशा मेरे लिए खास ही हो। इतना कहकर मुरारी प्यारी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे मुरारी को सब कुछ मिल जाता है और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। आसपास के गांव में भी मुरारी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मुरारी के गांव वालों को जब ये पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं और सभी मुरारी से मिलने आने लगते हैं। जिस तांत्रिक ने मुरारी के गाय को अभिशाप कहा था वो भी मुरारी के पास आता है। मुरारी, मुझे माफ कर दो, कृपया थोड़े पैसे दे दो, बहुत जरूरत है।
ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें गांव में जाकर सभी को सच बताना होगा। तांत्रिक मान जाता है और गांव आकर सभी को सच्चाई बताता है। गांव वाले सच्चाई जानकर तांत्रिक की बहुत पिटाई करते हैं और मुरारी से माफी मांगते हैं। मुरारी तांत्रिक को पैसे देकर उसकी मदद कर देता है